नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रथम अध्ययन की बात करेंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 10 का प्रथम अध्ययन है, उस अध्ययन का नाम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इस अध्ययन का नाम है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। 1206 ईस्वी से पहले की ये बात कर रहे हैं हम। और वेदों को विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता था। जो हमारे भारत के वेद हैं उनको विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता था। फिर है महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व महाजनपद काल है। इसमें उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। अनेक शक्तिशाली राज्य हुए तथा उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की। इसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद विद्वान थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो देखिए। पहला महाजनपद था काशी। एक नंबर काशी था, उसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। दूसरा था कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रिज। मल की राजधानी थी कुशीवती एवं कुशीनारा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। और पांचाल की राजधानी थी इसकी दो राजधानियाँ थी। पांचाल की दो राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अछत्रपुर वर्तमान नागौर। और दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी थी कपिलट। इसकी राजधानी कपिलट थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर क्षेत्र और जयपुर के क्षेत्र को कहा जाता है विराटनगर कहा जाता है। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी राजपुर और हाटक। ये 16 नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपद इतने ही है लेकिन 16 महाजनपद माने गए हैं। कौशल, वत्स, अवंती, मगध ये सर्वशक्तिशाली राजतंत्र थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये चारों सर्वशक्तिशाली राजतंत्र थे। महाजनपद काल में गणनात्मक व संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। महाजनपद काल गणतंत्र व संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श काल रहा है। राजस्थान के महाजनपद, राजस्थान से जो महाजनपद थे वो देखिए कौन कौन से थे। जांगल वर्तमान बीकानेर व जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। वर्तमान बीकानेर व जोधपुर जिले थे वो महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। जांगल देश की राजधानी थी अछत्रपुर। जांगल देश की राजधानी अछत्रपुर थी। वर्तमान नागौर को अछत्रपुर कहा जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश को स्वामी होने के कारण स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राज चिन्हों में भी जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है। बीकानेर के राज चिन्हों में भी जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है। राजस्थान में स्थित दूसरा महाजनपद था मत्स्य। दूसरा महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपद था मत्स्य। यह वर्तमान जयपुर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। अभी मत्स्य जयपुर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता है। मत्स्य जनपद का विस्तार चंबल नदी से जंगल देश क्षेत्र तक था। जंगल देश क्षेत्र बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। चंबल नदी से लेकर जंगल देश तक इसका विस्तार था। अलवर व भरतपुर भी इसी में आते थे। अलवर व भरतपुर मत्स्य जनपद में ही आते थे। इसकी राजधानी थी विराटनगर या विराट भी कहा जाता है इसको। विराटनगर या विराट। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है।
मत्स्य जनपद का महाभारत में भी वर्णन मिलता है। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य और बाद में यह मगध साम्राज्य बना। सर्वप्रथम यह चेदी राज्य के अधीन था, लेकिन यह बाद में मगध राज्य बना। तीसरा राजस्थान का आता है वो है सूरसेन। इसे आधुनिक वर्ध क्षेत्र कहा जाता है। आधुनिक वर्ध क्षेत्र भरतपुर और कुछ क्षेत्र अलवर का आता है। आधुनिक वर्ध क्षेत्र में भरतपुर संपूर्ण और कुछ क्षेत्र अलवर का आता है। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसे सूरसेनाई राज्य भी कहा जाता है तथा इसकी राजधानी मेथोरा भी कहा जाता है। इसकी राजधानी मथुरा को मेथोरा भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार यहाँ पर यद्दू यानी कि यादव वंश का शासन रहा था। भरतपुर, धौलपुर, करौली के भाग आते हैं। सूरसेन क्षेत्र में महाजनपद में भरतपुर, धौलपुर, करौली के भाग आते हैं। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी महाजनपद से लगाया जाता है। राजस्थान में स्थित चौथा महाजनपद था सीवी। इसकी राजधानी थी शिवपुर, वर्तमान पाकिस्तान में है। इसकी राजधानी शिवपुर थी, यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालांतर में यह सीवी जाति पंजाब की थी। यह सीवी जाति एक पंजाब की जाति थी जो राजस्थान के मेवाड़ में निवास करती थी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास नगरी इसकी राजधानी थी। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इसकी राजधानी मानी जाती है। यहाँ से शिवियों के सिक्के प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ के पास नगरी से शिवियों के सिक्के प्राप्त हुए थे। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखिए, मौर्य वंश का प्रथम राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। यह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में राजा बना। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर वह अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध क्षेत्र दिया गया था। 4 क्षेत्र दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे 10वीं क्लास में 3 ही क्षेत्रों का वर्णन है। एक कर्नाटक क्षेत्र और दिया गया था। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे तथा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध। सेल्यूकस निकेटर, पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। इसने अपनी पुत्री एलना या कार्नेरिया भी कहा जाता है, एलना व कार्नेरिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री एलना व या कार्नेरिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य व एलना का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेग्नथिस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेग्नथिस को अपना दरबारी बनाकर भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली तथा चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला मैसूर, वर्तमान कर्नाटक में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। मौर्य वंश का दूसरा महत्वपूर्ण राजा था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में गद्दी बैठा था। 272 ईसा तक इसने शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। यूनानी लेखकों में इसे अमित्रोचेटक कहा जाता है। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटक कहते थे तथा वायु पुराण में भद्रसार व जैन ग्रंथों में इसे सियसेन कहा गया है। दिव्य दान के अनुसार
अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह, इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक, जो आगे चलकर महान राजा बना, तथा बाद में इसको दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा तथा बाद में सुसीम को भेजा गया, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायनेमिक्स को राजदूत बनाकर भेजा। एंटियोकस प्रथम ने, यूनानी राजा था, इसने डायनेमिक्स को बिंदुसार के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेप्स या टोलमी द्वितीय, इसे फिलाडेप्स या टोलमी द्वितीय ने डियोनिसिस को राजदूत बनाकर भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेस या टोलमी द्वितीय ने डियोनिसिस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब तीसरा राजा आता है, महत्वपूर्ण राजा मौर्य वंश का, वो अशोक मौर्य। यह 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध पर मगध पर शासन किया। जैन अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने मगध पर अधिकार कर लिया था। अशोक की उपाधियां थी देवनामप्रिय दसी। दक्षिणी भारत के मात्स्की व गुजरा के अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। दक्षिणी भारत में प्राप्त मात्स्की व गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। विवाह, अशोक ने विवाह विदिशा की राजकुमारी पुत्री संघमित्रा से किया व इसके पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। इसकी पत्नी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसमें 1 लाख लोग मारे गए। इस समय कलिंग का राजा नंदराज था। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय कलिंग का राजा नंदराज था तथा कलिंग के नरसार को देखकर अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। अशोक ने स्वर्ण निरोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। मुख्य रूप से उपगुप्त आता है। इसकी सहायता से अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया तथा बौद्ध धर्म धारण कर लिया और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष के स्थान पर अब उन्होंने धम्म घोष को अपना लिया था। कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार, ये कल्याण द्वारा लिखित राजतरंगिणी है, इसके अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था। ये शिव का उपासक था। वह गुरु मोगलीपुत्तिसम अशोक के मोगलीपुत्र तिसम के प्रभाव में आ गया था। 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। वे 4 गुफा देखिए, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी व करण थे। इन 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीविकों के लिए करवाया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया व 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु कहा जाता है लुम्बिनी को की धम यात्रा की। यहाँ अशोक ने 1/4 कर से हटाकर 1/8 कर दिया था। यह रुमंदी अभिलेख के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने बोध गया व लुम्बिनी में कर 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के समय चोल, चेर, पांड्य, केरल ये आदि स्वतंत्र राज्य थे। अशोक के समय चोल, चेर, पांड्य, केरल ये स्वतंत्र राज्य थे। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में
अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। धम्म, अब देखिए अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति तो जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। ये धम्म क्या है? देखिए अशोक कहता है कि धम्म है मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है उसे ही धम्म कहा जाता है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में दी है। अशोक ने अपने दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी है और कहा है कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। इसने अशोक ने कहा है कि पाप से मुक्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। तीसरे अभिलेख में धम्म में अल्प संग्रह, अल्प व्यय का भी विधान मिलता है। इसने तीसरे अभिलेख में इन्होंने धम्म में अल्प संग्रह व अल्प व्यय का भी विधान किया है। भाब्रू के अनुसार अशोक ने बुद्ध के तीर्थनों, भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक के बुद्ध के तीर्थनों या त्रिवर्ण कौन कौन से? देखिए बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बुद्ध के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अशोक ने अपनी आस्था प्रकट की है। अशोक ने सांची, ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, व सारनाथ वाराणसी यूपी में स्थित है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महासंतों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों का बहिष्कार किया जाए। प्रथम शिलालेख में इसने पशु वध का निषेध किया है। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु वध का निषेध किया है। धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व बिहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर दान देने का भी प्रावधान किया था। अशोक से पूर्व जो भी राजा हुए वहाँ पर बिहार में यात्राएं की जाती जिनमें पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन अशोक ने इन शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अनुसंधान, प्रादेशिक राजूकों व युक्तों के प्रति 5वें वर्ष प्रचार प्रसार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। जो रजुक थे वो प्रदेश जो हर पाँचवें वर्ष अपने धम्म की गुणगान के लिए जाते थे, उनको अशोक के अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म मात्र, अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने राज्य के अभिषेक के 13वें वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति की थी। अभिलेख, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अशोक प्रथम था जिसने अभिलेख लिखाने की प्रथा शुरू की थी। अभिलेखों की प्रेरणा, अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा या डेनिस प्रथम से मिली थी। अधिकांश अभिलेख जो अशोक द्वारा लिखाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मानसेरा शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं। पश्चिमी भारत में जो अभिलेख मिले हैं वह मनसेरा व शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख है। मनसेरा व शहबाजगढ़ी अभिलेख मिले हैं। यह अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख मिले हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख मिले हैं। 2 व 3 अभिलेख में यवन नरेश आंक्टियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है। दिल्ली लाए गए 7 अभिलेखों में से 2 व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अब अभिलेखों को खोजा था टिफेनर ने खोजा था, लेकिन इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने।
ताम्रवर्णी, अशोक के काल में ताम्रवर्णी श्रीलंका के राजा, श्रीलंका को ताम्रवर्णी कहा जाता था। तो श्रीलंका के राजा तिस ने भी अशोक से प्रभावित होकर देवनापिरे की उपाधि धारण की थी। अशोक से प्रभावित होकर श्रीलंका के राजा तिस ने भी देवनापिरे दशे की उपाधि धारण की थी। अशोक के पुत्र व पुत्री ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। अशोक की पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। 40 वर्ष शासन करने के बाद अशोक की 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। देखिए आगे अशोक के बाद मगध का राजा बना था कुणाल, जिसे दिव्य वादन में धर्मविदक कहा जाता है। इसे दिव्य वादन ये ग्रंथ है, इसमें धर्मविदक कहा गया है। कुणाल के समय जालोक कश्मीर का शासक था। कुणाल के समय जालोक था, वो कश्मीर का शासक था। कुणाल अंधा होने के कारण मगध प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल एक अंधा राजा होने के कारण उसका संपूर्ण प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। वृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसने मौर्य सम्राट राजा था तथा इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव रखी। वृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। इसके प्रधानमंत्री पुष्यगुप्त मित्र शुंग ने इसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव रखी थी। अब मौर्य प्रशासन देखिए, मौर्य प्रशासन किस तरह से था। देखिए, भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। मौर्यों के समय भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा होते हुए भी वह निरंकुश नहीं था। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए हैं अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। राजा, आमंत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना व मित्र। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंग बताए हैं। उनमें कौन से? राजा, आमंत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। जो चरित्र की जांच की जाती थी उसको उपदा परीक्षण कहा गया है। उसको उपदा परीक्षण कहा गया है। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में कौटिल्य चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा जाता है। 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता है। ये तीर्थ है मंत्री। तीर्थ मंत्रियों को कहा जाता है और मंत्रियों का अध्यक्ष महामात्र था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। ये 4 महत्वपूर्ण मंत्री माने गए हैं या तीर्थ माने गए हैं। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। समाहर्ता था राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना। समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना। सन्निधाता या इसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। इसका कार्य था कोषागार व अन्नागार बनवाना। सन्निधाता का कार्य था कोषागार व अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। देखिए, उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से? कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष ये कृषि का था। पण्याध्यक्ष व्यापार का मुख्य था। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई का अध्यक्ष था। लूणाध्यक्ष ये बुचड़खाना का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष ये चारागाह का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा जारी करता था।
पोतवा अध्यक्ष, बंदरगाह अध्यक्ष, आंटविक था वन विभाग का प्रमुख। ये प्रमुख अध्यक्ष थे। देखिए आगे, युक्त व उपयुक्त महामात्य व अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी थे। युक्त व उपयुक्त महामात्रों के अध्यक्ष में निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी थे उन पे उनका अधिकार होता था। अब देखिए मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन। अशोक ने 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। वो कौन से? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग, इसकी राजधानी थी तौसाली। चौथा था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सोनगिरी। 5वां था मध्य देश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रांतों का प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र देखता था। प्रांतों के प्रशासन पर अधिकार कुमार या आर्यपुत्रों का होता था। प्रांत विश्व में विभक्त होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जिले का प्रशासन व देखभाल करने का अधिकारी स्थानिक होता था। यह समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। स्थानिक नामक अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुख्य गोप था। जो 10 गांवों का प्रशासन संभालता था। 10 गांवों को मिलाकर एक कस्बा बनाया जाता था, उसको गोप कहा जाता था तथा यह प्रशासन मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। समाहर्ता प्रादेशिक नामक अधिकारी था जो स्थानिक गोच व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। समाहर्ता प्रादेशिक नामक अधिकारी स्थानिक गोप व ग्राम के अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब देखिए मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन। मौर्य काल में नगर प्रशासन किस तरह से था? देखिए मेग्सनीस के अनुसार नगर का प्रशासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। इसमें 5 समितियां थी, एक समिति में 6 सदस्य थे, यानी कि कुल 30 सदस्य इस समिति में थे। प्रथम समिति थी उद्योग व शिल्पियों का निरीक्षण करने की समिति थी। दूसरी समिति थी विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चौथी समिति थी व्यापार वाणिज्य देखरेख करना। 5वीं समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय व निरीक्षण करना। और 6ठी समिति थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूल करना। ये 6 समितियां मौर्य प्रशासन चलाती थी। अब मौर्य प्रशासन का सैन्य, देखिए उनका सैन्य व्यवस्था किस तरह की थी। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक में 5 सदस्य थे, यानी कि इसमें भी 30 सदस्य थे। विभाग नामक था, ये पैदल, अश्व, हाथी, रथ या नौसेना विभाग का अधिकारी था। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैनिकों के प्रबंध व देखभाल करने वाला अधिकारी भी अंतपाल कहलाता था। मेग्सनीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी व 800 रथ से सुसज्जित एक विराट सेना थी। मेग्सनीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथ की एक विराट सेना थी। मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था किस तरह की थी? देखिए सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट था वो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। ऊपर तो मुख्य न्यायालय तो न्यायाधीश तो सम्राट स्वयं होता था, लेकिन नीचे ग्राम न्यायालय होते थे जो हर गांव में होते थे। ग्राम न्यायालय के ऊपर संगणक, द्रोणमुख, स्थानिक व जनपद न्यायालय थे। ग्राम न्यायालयों के ऊपर संगणक, द्रोणमुख, स्थानिक व जनपद न्यायालय थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय माना जाता है। उसके बाद आता है धर्मस्थली।
धर्मस्थलीय था, ये दीवानी अदालत थी। इसमें चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, इनकी सुनवाई की जाती थी। कुवचन, मानहानि, मारपीट जिन्हें वाक पुरुष्य या दंड पौरुष्य कहा जाता था, इनकी सुनवाई धर्मस्थलीय न्यायालय में की जाती थी। दूसरा इनका था कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी मामलों के देखता था। यह नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र व जनपद न्यायाधीश रज्जू कहलाते थे। यह जनपद न्यायाधीश रज्जू कहलाते थे। मौर्य समाज में, मौर्यों में समाज व्यवस्था किस तरह की थी देखिए। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम को समाज का आधार माना है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को समाज का आधार माना है। कौटिल्य ने चार वर्णों के अलावा निषाद, पार्श्व, रथकर, क्षणक, वैदिक, सूत, चंडाल भी थे। चार वर्ण तो कौन से थे? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य। मौर्यों के शासनकाल में महिलाओं को पुनर्विवाह नियोग प्रथा की अनुमति दी थी। मौर्य शासनकाल में महिलाओं को पुनर्विवाह की व नियोग प्रथा की अनुमति भी थी। आगे देखिए शुंग के बारे में हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।